नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने इस लोक प्रशासन वाली यूनिट के आखिरी लेक्चर को करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने लगभग 18 लेक्चर में इस लोक प्रशासन वाली यूनिट के इस टॉपिक को छोड़कर, इस टॉपिक का मतलब परिवर्तन का प्रबंधन, इस टॉपिक को छोड़कर आपने पूरी की पूरी यूनिट कवर कर ली है आंसर राइटिंग के फॉर्मेट के अंदर। और लगभग अगर आप 18 लेक्चर वो और आज के लेक्चर को कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा का सारा 12 या 13 घंटे में आप लोगों ने इस यूनिट को कंप्लीट किया। अगर आप अपने सिलेबस के अनुसार बात करेंगे तो ये हमारा लोक प्रशासन वाली यूनिट का सिलेबस है। और यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ये वाला टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन का प्रबंधन। एक मिनट दीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, बाकी सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। इससे सवाल भी आ सकता है 3 मार्कर में या फिर 5 मार्कर के अंदर, परिवर्तन का प्रबंधन से क्या आशय है। सीधा सवाल 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड किया था। तो आज के सवालों पर बात करते हैं कि इस टॉपिक से हमें कौन से सवाल तैयार करने हैं। पहला सवाल, परिवर्तन का प्रबंधन से क्या आशय है। 3 नंबर या 5 नंबर, 3 नंबर मान के चलिए। परिवर्तन का प्रबंधन की अवधारणा को समझाएं, 5 मार्कर। कुर्ट लेविन का 3 स्टेप का परिवर्तन प्रक्रिया का मॉडल समझाएं। इसके अलावा 2 अन्य सवाल, सचिवालय और निदेशालय में क्या अंतर है, और राज्य प्रशासन में राज्य सचिव की क्या भूमिका है। तो इन 5 सवालों को हम लोग करेंगे। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है परिवर्तन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि 3 मार्कर में सवाल आए कि परिवर्तन का प्रबंधन क्या है, तो आसान भाषा में हम कहेंगे कि परिवर्तन का विरोध करने वालों को प्रबंधित करना परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। जो परिवर्तन का विरोध करते हैं उनको मैनेज करना परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। परिवर्तन सबके लिए एक जैसा परिणाम नहीं देता। यूपीएससी के अंदर स्टेट पीसीएस में जब सी सेट का पेपर आया और उसके नंबर जुड़ा करते थे तो वो परिवर्तन सबको अच्छा नहीं लगा। इसी प्रकार से हमारे समाज में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे निजीकरण हो जाना, आरक्षण का बढ़ना या घटना, सब्सिडी का चले जाना या सब्सिडी का कम होना, तो जो भी परिवर्तन होता है वह परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए अनुकूल होता है तो किसी के लिए प्रतिकूल होता है। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि परिवर्तन सृष्टि का, प्रकृति का एक नियम है। परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन का विरोध करते हैं उनको मैनेज करना और परिवर्तन के लिए तैयार करना परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उस परिवर्तन का, उनको कैसे मनाया जाए। इसे कहते हैं परिवर्तन का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ चेंज। और यह एक रचनात्मक दृष्टिकोण है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जब भारत सरकार ने कृषि कानून बनाए तो कृषि कानून का विरोध बहुत सारे किसानों ने किया, लेकिन सरकार उसको मना नहीं पाई, उनको तैयार नहीं कर पाई कि वो उन कानूनों को, उस परिवर्तन को स्वीकार करे। तो परिवर्तन का प्रबंधन एक रचनात्मक दृष्टिकोण माना जाता है। इसके लिए आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो तरीका, वो गुण होना चाहिए ताकि आप उन लोगों को मना सकें, उन लोगों को तैयार कर सकें जो परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्ति को आधार ना बनाकर
व्यक्ति के समूह को आधार बनाना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर हैं, आपने अपने कर्मचारियों का जो वर्किंग आवर्स है, वो उनका समय था 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, आपने 9 बजे से लेकर 8 बजे तक कर दिया, 9 बजे से लेकर 9 बजे तक कर दिया। तो क्या कर्मचारी उस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे? सारे के सारे एक साथ झुंड में आएंगे और उस परिवर्तन का विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे? अगर एक व्यक्ति को मनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? परिवर्तन का प्रबंधन अपने आप में एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति को मत मनाइए, पूरे समूह को एक साथ मनाने की कोशिश कीजिए। कैसे? मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों से पूछा कि क्या कोई डाउट है। आपकी क्लास, मान लीजिए कि मैं कोई ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछा कि क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है। हो सकता है कि 100 बच्चों के अंदर 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, कई बच्चों को डाउट हो, लेकिन सब शर्म के अंदर हाथ खड़ा नहीं करते। एक हाथ खड़ा करेगा तो दूसरा भी करेगा। तरीके से जब आपको परिवर्तन का विरोध करने वालों को मनाना है, तो यहां पर आपको देखना होता है कि आपको व्यक्ति को आधार बनाकर समूह को मनाना है या समूह को आधार बनाकर व्यक्ति को मनाना है। अब 100 लोगों के बीच में आपने अपना 1-2 बंदे बिठा दिए जो हाथ खड़ा करेंगे, जी हां हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं, आपके साथ 9 बजे से लेकर 9 बजे तक ड्यूटी करने को तैयार है। एक ने हाथ खड़ा किया, दूसरा कर लेगा, दूसरे ने किया, तीसरा कर लेगा। तो समूह को आधार बनाया जाता है तो परिवर्तन आसानी से स्वीकार हो जाता है। हालांकि इतनी भी आसानी से स्वीकार नहीं होता, इसका अपना एक चरण होते हैं जिसे कुर्ट लेविन ने 3 स्टेप मॉडल के नाम से जाना। यानी ये एक नियोजित अवधारणा है, योजना बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो विरोध कर रहे हैं आप उनके पास जाएंगे, उनसे प्यार से बातें करेंगे और वो तुरंत मान जाएंगे। आपको योजना, एक रणनीति बनानी पड़ती है। और यह भी याद रखिएगा कि परिवर्तन का प्रबंधन को मैनेजमेंट के अंदर संगठनात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक संगठन अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव करता है। जब सरकारी संगठनों के अंदर पहले सब काम हाथ से होता था, अब कंप्यूटर से होता है। आने वाले समय के अंदर और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लेकिन शुरुआती दौर में कंप्यूटर को स्वीकार करने में कर्मचारी सहज नहीं थे। कोविड के दौरान, जहां पर कोविड से पहले ऑफलाइन एजुकेशन पर बल दिया जाता था, आज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एजुकेशन पर बल दिया जाता है। कोविड के दौरान टीचर से कहा गया कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, टीचर सहज नहीं थे। हमेशा संगठन में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बस वह परिवर्तन के लिए कर्मचारियों को तैयार करना ही परिवर्तन का प्रबंधन है, और इसे संगठन में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं कि कैसे तैयार किया जाए। एक विद्वान हुए कुर्ट लेविन, उन्होंने कहा कि परिवर्तन के प्रबंधन के अंतर्गत 3 चरण होते हैं। यानी एक संगठन में कर्मचारियों को परिवर्तन के लिए तैयार करना है तो वह 3 चरणों में एक योजना बनाकर किया जाता है। और वो 3 चरण कौन से होते हैं? पहला होता है अनफ्रीज, दूसरा होता है चेंज, और उसके बाद होता है रीफ्रीज। किसने दिए? कुर्ट लेविन ने दिए। अनफ्रीज का मतलब कि पहले संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को परिवर्तन के बारे में बताओ। आप सीधा आदेश जारी नहीं कर सकते कि आपका समय, कार्य करने का समय 9 to 9 होगा। आपको पहले उनको परिवर्तन के बारे में बताना होगा। एकदम कभी भी परिवर्तन अगर आप करते हैं तो उसका विरोध होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और ये आपके, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तब भी काम आता है। जब आपको एक जिले का या संभाग का या फिर किसी भी छोटे क्षेत्र का कार्यभार दिया जाता है,
अब आपको योजनाओं के बारे में जागरूकता लानी होती है, कई प्रकार के परिवर्तनों के लिए तैयार करना होता है। तब ऐसी कंडीशन में अगर आप सीधे उस परिवर्तन को लागू करने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध भारी मात्रा में होगा। इसलिए कुर्ट लेविन ने कहा कि पहले आप कर्मचारियों को या लोगों को उस परिवर्तन के बारे में जागरूक करें, उनके दिमाग में डालें कि भाई ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा किया जाना है, इसके ये बेनिफिट होंगे, आपको इस तरीके से लाभ होगा भविष्य के अंदर, वर्तमान के अंदर, और उसके बाद चेंज। अब आप परिवर्तन कीजिए। सीधा परिवर्तन नहीं करना है, पहले परिवर्तन के बारे में सूचना देनी है और उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार करना है, उसके बाद आपको करना है परिवर्तन। और उसके बाद तीसरा चरण होता है रीफ्रीज। जब आपको लगता है कि कर्मचारी या लोग उस परिवर्तन को धीरे 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 कर स्वीकार करने लगे हैं, तब उसको परमानेंट कर दो। जब आप परिवर्तन करेंगे तो परमानेंट नहीं करेंगे, आप टेम्परेरी तौर पर करेंगे, 2 महीने 6 महीने। जैसे सरकार जब भी कोई योजना लागू करती है तो पायलट परियोजना लागू करती है कुछ जिलों में, जब वहां पर बेहतर परिणाम मिलते हैं बाकी जिलों में लागू किया जाता है। उसी प्रकार से चेंज के अंदर परिवर्तन को टेम्परेरी तौर पर लागू किया जाता है और फिर देखा जाता है कि कर्मचारी या लोग परिवर्तन को कितना स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कर रहे हैं तो रीफ्रीज यानी परिवर्तन को परमानेंट कर दीजिए। ये कुर्ट लेविन ने 3 चरण बताए परिवर्तन का प्रबंधन के मॉडल के अंदर, अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज। 3 मार्कर या 5 मार्कर में सवाल आ सकता है कि परिवर्तन का प्रबंधन से क्या आशय है, या परिवर्तन के प्रबंधन की अवधारणा को समझाएं। कुर्ट लेविन वाला सवाल आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आखिरी 2 सवाल, एक है सचिवालय और निदेशालय में क्या अंतर है, और दूसरा राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की क्या भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं कि सचिवालय क्या होता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों का समुच्चय, केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, उनका सामूहिक रूप सचिवालय कहलाता है। राज्य का सचिवालय भी होता है, राज्य के जितने भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उन सभी विभागों का समुच्चय राज्य सचिवालय कहलाता है। तो सचिवालय क्या होता है कि जो मंत्रालयों और विभागों से मिलकर एक संस्था बनती है, उसे सचिवालय कहते हैं। और कार्य आवंटन नियम में मंत्रालय व विभागों के समूह को सचिवालय के नाम से जाना जाता है। अगर 3 मार्कर में पूछा जाए कि सचिवालय क्या है, अब आते हैं निदेशालय क्या है। निदेशालय एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है। निदेशालय राज्य सरकार का कार्यकारी अंग होता है, इसे कार्यकारी विभाग भी कहते हैं। इसका प्रधान एक डायरेक्टर होता है। निदेशालय राज्य सरकार की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो योजनाओं को लागू करती है, और निदेशालय के अंदर सामान्यतः कोई विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, कोई डायरेक्टर जो होता है वो विशेषज्ञ होता है। अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग के अंदर एक डायरेक्टरेट पोर्शन भी होगा जो योजनाओं को लागू भी करता होगा। तो अंतर क्या है? सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है, निदेशालय एक लाइन एजेंसी। स्टाफ एजेंसी का मतलब जो लाइन एजेंसी को उसके कार्यों में मदद करती है, पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। निदेशालय क्या है? लाइन एजेंसी जो योजनाओं को जनता के सामने रहकर लागू करने का काम करती है। सचिवालय का कार्य पॉलिसी मेकिंग होता है, निदेशालय का काम पॉलिसी एग्जीक्यूशन होता है। तो ये 2 अंतर प्रमुख रूप से सचिवालय और निदेशालय में पढ़े जाते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, संक्षिप्त में बताया है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में जब एमपीपीएससी का सिलेबस दोबारा से रिवाइज होगा तो पूरा का पूरा एक पेपर में मध्य प्रदेश का हिस्सा होगा। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी अलग अलग है। जैसे एमपी की हिस्ट्री पेपर 1 में है, एमपी की जियोग्राफी पेपर 1 के पार्ट बी में है, एमपी की जो इकोनॉमी है वो पेपर 2 के अंदर है। हो सकता है कि आने वाले समय में पूरा एमपी का एक पेपर या एक खंड बन जाए, जहां पर इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था तो रहेगी,
साथ में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को भी जोड़ा जा सकता है, मध्य प्रदेश की समसामयिकी को भी जोड़ा जा सकता है। कुछ दिन पहले इस प्रकार की खबरें भी आई थी, जहां पर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के तत्वाधान में सभी राज्य लोक सेवा आयोग की मीटिंग भी हुई थी, तब वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला सवाल, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बारे में सबसे मेन बात क्या है कि वो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। एक राज्य में मुख्य सचिव से बड़ा कोई भी पद नहीं होता। आप ये मान के चलिए कि राज्य में मुख्यमंत्री जो भी काम करता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका मुख्य सचिव की होती है, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, प्रमोट होने के बाद एक राज्य के मुख्य सचिव तक पहुंचता है। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? मुख्य सचिव। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, पहली मुख्य सचिव का पद ब्रिटेन की विरासत है। पहले ये सेंटर गवर्नमेंट का पद होता था। इस पद का गठन 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के द्वारा किया गया था। पहले मुख्य सचिव, क्योंकि पहले केंद्र में होता था, तो जीएस बार्लो थे। आगे चलकर इसे स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार का पद बनाया गया। राज्य प्रशासनिक पद सोपान में सबसे ऊपर है। सपना होता है एक प्रशासनिक अधिकारी का कि वह राज्य के मुख्य सचिव तक पहुंचे। राज्य प्रशासन का प्रशासकीय प्रमुख है, राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। तो ये याद रखिएगा मुख्य सचिव के बारे में। मुख्य सचिव की भूमिका क्या है? पहली भूमिका मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में। मुख्यमंत्री जो भी काम करता है मुख्य सचिव के माध्यम से करता है। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में। मंत्रिमंडल क्या होता है? राज्य सरकार के जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री। प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक मंत्री के साथ एक सचिव होता है। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा सचिव होगा, स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य सचिव होगा। लेकिन ये सारे के सारे जो सचिव हैं, इनके ऊपर होता है मुख्य सचिव, यानी मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में राज्य सचिव भी कहते हैं। मुख्य सचिव को राज्य सचिव भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंत्रिमंडल सचिव भी कहलाता है। केंद्र में ऐसा नहीं होता। केंद्र में आपको दो पद मिलेंगे। प्रधानमंत्री के साथ जो होगा उसे कहेंगे प्रधान सचिव, और जो सचिवालय के अंदर होगा उसे कहेंगे कैबिनेट सचिव। यानी केंद्र सरकार में दो पद होते हैं, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल का या राज्य सचिवालय का सचिव एक ही व्यक्ति होता है। तो इसकी भूमिका कैसी होती है? दोहरी होती है। तीसरा, लोक सेवा के प्रमुख के रूप में। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन सबका मुख्य सचिव होता है। प्रमुख समन्वयक के रूप में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल बिठाना इसी का काम होता है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होता है, और सामान्य प्रशासन विभाग का जो सचिव होता है वो मुख्य सचिव ही होता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव। तो जो भी विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं उन सभी विभागों का सचिव मुख्य सचिव होता है। संकटकालीन प्रशासक के रूप में, जब भी राज्य में आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो कृत्रिम आपदा हो, उन सभी प्रकार की आपदाओं में मुखिया की भूमिका निभाता है मुख्य सचिव। वह अन्य भूमिका जैसे चुनावों के दौरान या अन्य कोई भी भूमिका ये मुख्य सचिव की होती है। बढ़ते हैं आगे। दो सवाल और हैं, एक सवाल आप खुद से तैयार कीजिएगा कि जिलाधीश की क्या भूमिका है। मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, 4 भूमिका होती है कलेक्टर की। पहला, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। दूसरा, विकासात्मक प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर बनाने यानी कानून व व्यवस्था को बनाए रखने में। और चौथी होती है अन्य भूमिकाएं, जैसे जब चुनाव होते हैं राज्य के अंदर तो जिलाधीश ही राज्य चुनाव अधिकारी या जिला चुनाव अधिकारी के रूप में काम करता है। तो ये अपने आप से खुद से कीजिएगा। और एक आखिरी सवाल, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है? पहला, लाभ की दृष्टि से सरकारी प्रशासन का उद्देश्य
लाभ कम सेवा ज्यादा होता है, निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ होता है। उत्तरदायित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, निजी प्रशासन नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से बजट जो पास होता है संसद के माध्यम से होता है। निजी प्रशासन का मतलब अगर मेरी कोई दुकान है, कंपनी है, कोचिंग है, तो मैं सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। पॉलिटिकल डायरेक्शन की दृष्टि से लोक प्रशासन को राजनीति के दिशा निर्देश में काम करना होता है, जबकि दुकानदार को निजी प्रशासन पर इतना बड़ा पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं होता। जनसंपर्क की दृष्टि से निजी प्रशासन केवल उपभोक्ताओं से संबंधित होता है। अगर मेरी कोई दुकान है तो जो उस दुकान से वस्तु खरीदने आएगा, मेरा संबंध केवल उससे है, जबकि लोक प्रशासन का संबंध कस्टमर से नहीं, सिटीजन से होता है, नहीं उपभोक्ताओं से नहीं, सभी नागरिकों से होता है। कार्य के स्वरूप में अंतर, लोक प्रशासन का कार्य करने का दायरा बहुत व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन का कार्य करने का दायरा व्यापक नहीं होता बल्कि संकीर्ण होता है। क्षेत्र की भिन्नता की दृष्टि से लोक प्रशासन सभी क्षेत्रों में काम करता है, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम करता है, वहां भी काम करता है जहां निजी प्रशासन काम नहीं करता, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र एक निर्धारित क्षेत्र तक सीमित होता है जहां पर उसका कस्टमर है, जहां से उसको प्रॉफिट आता है। कानूनी ढांचे की दृष्टि से लोक प्रशासन में सभी कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर कानून, नियम, प्रक्रियाएं सब लागू होता है। निजी प्रशासन पर लागू होता है लेकिन उतना लागू नहीं होता जितना कि सरकारी प्रशासन पर। लाल फीताशाही, लोक प्रशासन में कार्य करने में देरी होती है जबकि निजी प्रशासन में कार्य करने में देरी नहीं होती। आप एचडीएफसी में खाता खुलवाइए, आप एसबीआई में खाता खुलवाइए, देखिए कहां जल्दी खुलता है। और आखिरी, सेवा सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से जिसके लिए आप सिविल सेवा में आ रहे हैं, सर्विस सिक्योरिटी, यानी अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट तक आराम से घर पर रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा तो है ही है, सम्मान भी मिलेगा। एक निजी प्रशासन, एक निजी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन पुलिस या कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होता है उसका सम्मान ज्यादा होता है। निजी प्रशासन में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी होती है। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको लेकर अधिकतर बच्चे सिविल सेवा के अंतर्गत आना चाहते हैं। तो ये कुछ अंतर है, 3 मार्कर, 5 मार्कर या 11 मार्कर। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने लगभग 13 घंटों में अपने 19 लेक्चर के अंदर इस यूनिट को कंप्लीट किया और आने वाले समय में कुछ नया शुरू करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव हो कि क्या शुरू किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।